अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जिदू। नाजरीन, मिनी बजट के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन का कौमी असम्बली में शोर शराबा जारी है। इसी हवाले से मिनी बजट में लगने वाले टैक्सेस से मुतालिक बहुत सी ऐसी खबरें सिर्फ कयास आराइयां निकली हैं और उसके साथ साथ बात करेंगे क्या हुकूमत मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर करवा पाएगी या नहीं करवा सकेगी। बात करेंगे इस हकदार ने कौमी खजाने का 60 अरब डॉलर का नुकसान कैसे किया है और मिनी बजट में टैक्स नेट बढ़ाने का हैरान कुन प्लान आखिर है क्या। बात करेंगे मुस्तकबिल में गैस बहरान से निपटने के लिए हुकूमत आखिरकार क्या सोच रही है। इस हवाले से मिनी बजट, स्टेट बैंक खुद मुख्तारी के बिल की अहम तफसीलात आज के प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार का ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली खत्म करने की दरखास्त दायर करने की तैयारियां जारी हैं और बात करेंगे ताहयात नाअहली खत्म हुई तो आखिरकार किस किस शख्सियत को इससे रिलीफ मिल सकता है, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच फोन कॉल के थ्रू हमें ज्वाइन करें। सहाफी तज्जियाकार सिद्दीक जान भी। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले ये बताइएगा, मिनी बजट के हवाले से, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि IMF को हम अपनी पूरी जो मईशत है वो पहले तो सिर्फ बातों में होता था कि IMF चला रही है, अब हकीकी मानों में हम देने जाते हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी। उसके साथ साथ ये खबरें भी सामने आ रही थी कि मिनी बजट में कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से एक अहम स्टोरी आज आपके पास, क्या अपडेट्स हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, जब से मिनी बजट के हवाले से IMF के साथ हमारी निगोशिएशंस हुई और उसके बाद ये तय पा गया कि पाकिस्तान की हुकूमत मिनी बजट जो है ये लेकर आएगी और स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी भी दी जाएगी, उसके बाद से हुकूमत में खुद भी परेशानी थी कि IMF की वाकई कुछ ऐसी शराइत थी जिनको अगर पूरा किया जाए तो स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है उसका मतलब कुछ और ही है कि वो हुकूमत के दायरा इख्तियार से शायद बाहर निकल जाता। फिर मिनी बजट लाने का मतलब जो है, IMF कह रहा था जी 700 अरब रुपए की जो एग्जेम्पशंस हैं ये खत्म की जाएं, लेकिन इस पे जो निगोशिएशंस हुई और इन निगोशिएशंस के दौरान बड़े टफ कंडीशंस भी आई, जिसमें फिर यहां तक की सूरत हाल आई कि जो हमारे वजीर खजाना है उनको ये तक कहना पड़ा ठीक है फिर हम इससे आगे नहीं बढ़ते। मतलब यहां तक भी सूरत हाल आई। ज़ाहिर है IMF उसने अब 1 अरब डॉलर का जो कर्ज देना है, ये किस्त देनी है, इस पे वो अपनी शराइत इसलिए मनवाना चाहता है कि IMF ये कह रहा है कि माजी में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के वादे आपने हमसे किए वो आपने पूरे नहीं किए। इस मर्तबा हमने, यानी आप जो भी हमारे साथ कमिटमेंट करते थे रिफॉर्म्स के हवाले से, और खास तौर पे उनका जो कंसर्न होता था वो टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से होता था, उन्होंने कहा जी इस मर्तबा हमने इस बात को बनाना है यकीनी। अब मिनी बजट उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब मिनी बजट के हवाले से मीडिया में हाइप क्या क्रिएट हुई हुई है कि जी नए टैक्सेस लग रहे हैं, कि जी स्टेट बैंक के मामले पर और टैक्सेस के मामले पर, अवाम पर बोझ डालने के मामले पे हुकूमत ने शायद कोई सरेंडर कर दिया है, कोई ऐसा तूफान आने जा रहा है महंगाई का जिससे पता नहीं कितनी बड़ी खुदा न खास्ता तबाही हो जाएगी। लेकिन आज बड़ा जो इंफॉर्मेशन किस सूरत में आज मीडिया के साथ शेयर हुई कि आज जो वफाकी वुज़रा हैं उनका एक गैर रस्मी सा इंटरेक्शन था। वो चीजें जो खुद वो टॉक शोज में आकर, ज़ाहिर टॉक शोज में ज्यादा पॉलिटिकल बात हो रही होती है, वो काम की बात हो ही नहीं पाती। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां भी जो क्वेश्चनिंग होती है मामलात पॉलिटिकल साइड पे चले जाते हैं और वैसे भी हमारा टेम्परामेंट नहीं होता कि टेक्निकल बातों को हजम कर पाए, वो ज्यादा सियासी मामलात की तरफ ही फोकस हो जाता है। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब, शौकत तरीन साहब, फरूक हबीब साहब, हमाद अजहर साहब, फैसल सुल्तान साहब, मुख्तलिफ इशूज जो इस वक्त चल रहे हैं जो हुकूमत के इनिशिएटिव हैं उस पर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ और एक गैर रस्मी से गुफ्तगू हुई जिसमें ये मिनी बजट समझने का मौका मिला कि ये असल में है क्या। अब लग तो ऐसा रहा है जी कि ये जो टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म हो रही हैं, इसमें 700 अरब रुपए की IMF चाहता था, इसमें 343 अरब रुपए की एग्जेम्पशंस जो हैं ये वापस ली जा रही हैं
जिसमें से 280 अरब रुपए की हैं जो रिफंडेबल हैं और एडजस्टेबल। अब सवाल यह बनता है कि अगर रिफंडेबल ही हैं या एडजस्टेबल ही हैं तो फिर ये टैक्स एग्जेम्पशंस वापस लेने का क्या फायदा है? आईएमएफ इसमें से हासिल क्या करना चाहता है, या पाकिस्तान की जो इदारा है एफबीआर ये क्या हासिल करना चाहता है? तो इसमें टैक्स कलेक्शन मकसद नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन है आपकी इकोनॉमी की, वो मकसद है। वो किस तरीके से होने जा रही है? बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो थे जिनमें टैक्स एग्जेम्पशंस थी, लोग टैक्स में छूट तो हासिल कर लेते थे लेकिन वो पर्पस हल नहीं होता था। लोग एग्जेम्पशंस पे बाहर से चीजें इंपोर्ट कर लेते थे लेकिन वो जो खाम माल है वो किसी और चीज में इस्तेमाल हो रहा होता था। अब चीजें स्ट्रीमलाइन कैसे होने जा रही हैं, इसकी एक मिसाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल लेते हैं। 700 अरब रुपए की ये मार्केट है, 700 अरब रुपए की ये जीरो रेटेड मार्केट है। इसमें हो क्या रहा था? इसमें हो ये रहा था कि जो खाम माल है ये बाहर से मंगवाया जाता था, रॉ मटेरियल, और इसमें सिर्फ ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही मारिया इस्तेमाल नहीं होता था बल्कि ये कॉस्मेटिक्स में भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता था और एनर्जी ड्रिंक्स तक में ये इस्तेमाल होता था। लेकिन एग्जेम्पशन इसमें दवाइयां बनाने के नाम पे ली जाती थी। इसमें अब होगा ये कि जो टैक्स लगाया जाएगा वो टैक्स बाद में रिफंडेबल जब होगा तो जिसने दवाई बनाई होगी उसमें कहा जाएगा ठीक है जी ये रिफंडेबल है, आपका रिफंड कर देते हैं। लेकिन जिसने उसको एनर्जी ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया होगा या जिसने उसको कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया होगा तो कॉस्मेटिक्स तो उसमें तो इस्तिस्ना नहीं ना होना चाहिए और ना उसमें दिया जा रहा है। तो अच्छा, इस तरह ये चीजें जो हैं, इस तरह जब सोलर पैनल है, लैपटॉप्स हैं, उसमें हुकूमत क्या कर रही है कि उसमें चीजें डॉक्यूमेंटेड होंगी लेकिन उस पे जाहिर है अब सोलर पैनल की अपना एक अपनी एक अहमियत है। जाहिर है जब मुल्क में एनर्जी इतनी महंगी है इसको तो इनकरेज करना चाहिए, तो उन्होंने कहा इस पे हम सब्सिडी देंगे, डॉक्यूमेंटेड इसको करेंगे। लैपटॉप्स का जो मामला है इसको हम डॉक्यूमेंटेड जरूर करेंगे लेकिन इसमें सब्सिडी दे देंगे। इससे आप ये कह रहे हैं कि अगर मिनी बजट में जो टैक्स लगाने का नहीं लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है, अगर जो आपकी बात से मैं समझ सकती हूं, इसमें टैक्स कलेक्शन मकसद नहीं है। हमारे मीडिया ने जो नेट को बढ़ाया जाए, टैक्स नेट को बढ़ाया हमारे मीडिया ने, जो और हमारे अपोजिशन लीडरों ने, हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने, और खुद हुकूमत को भी पता नहीं इस पे कितनी क्लैरिटी थी या नहीं थी। बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं रिगार्डिंग स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के, वो क्या सिनेरियो है? क्योंकि उस हवाले से बात की जा रही है कि वो आईएमएफ के अंडर चला जाएगा तो हमारी मईशत हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, हम किस तरह से फैसले ले पाएंगे? अच्छा, इस पे भी आज बड़े तुंदो तेज सवालात हुए जब वुज़रा से, और शौकत तरीन साहब की बड़ी इसमें क्लैरिटी नजर आ रही थी कि हम जाहिर है चीजें तो यही रिपोर्ट हुई ना कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के भी कंसर्न थे और थे भी। जो मार्च में हफीज शेख साहब ने इनिशियली जो बिल स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी का कैबिनेट से मंजूर करवा लिया था उसको हुकूमत को वापस लेना पड़ा। फिर जो दूसरा बिल आया इसमें भी बहुत ज्यादा काट छांट की गई है और इसमें उनके अल्फाज थे कि ये जो लोग कहते हैं कि जी गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान की कोई डोमेन से बाहर निकल जाएंगे, इख्तियार से बाहर निकल जाएंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल गलत बात है। स्टेट बैंक जो है वो बोर्ड के अंडर होगा, बोर्ड में 8 मेंबर होंगे, 8 मेंबर जो हैं ये हुकूमत इनको नामजद करेगी, ये हुकूमत के नामजद करदा लोग होंगे। इससे पहले ये कोशिश की जा रही थी कि जी वो स्टेट बैंक का गवर्नर नामजद करे, उसको रद्द कर दिया हुकूमत ने। उस पे फिर एक और मामला कि जी इनको तो हटाया ही नहीं जा सकेगा, ये जवाब देनी होंगे। उन्होंने कहा हुकूमत के लिए इसमें क्या मसला है? ये भी एक बिल के जरिए कानून ला रहे हैं ना, एक नया कानून ला के अगर कोई ऐसी कोई चीज सामने आई कि जी स्टेट बैंक का गवर्नर कोई तस्लीम नहीं कर रहा किसी चीज को, तो उन्हें फौरी तौर पर उनके अल्फाज थे कि फायर किया जा सकता है। तो ये तो मसला, ये तो सब हुकूमत के इख्तियार में है, कोई वो रियासत से बड़ा तो नहीं हो जाएगा स्टेट बैंक का गवर्नर। लेकिन एक और यहाँ पर ये भी ऑपोजिशन बहुत सारे सवाल उठा रही है कि जो पाकिस्तान ने आईएमएफ से जो रिव्यू के हवाले से जो मीटिंग होनी थी उसको भी डिले करवाया। जी बिल्कुल, इसका क्या पर्पस? उसकी रीजन ये थी ना कि अब 12 तारीख को जो मीटिंग थी, 12 से पहले अब जाहिर है ये चीजें पास नहीं हुई और हुकूमत ने बहुत अच्छा किया, इस पे वक्त लिया।
ये मुतलका कायमा कमेटियों को चीजें गई, ठीक है। असेंबली में इस पे डिबेट हो रही है। कल को ये नहीं कोई इस पे कह सकेगा कोई जल्दबाजी में ये काम हुआ। मैं समझता हूं कि इतना जिम्मेदाराना काम किया है इस पर वक्त लेकर, और इसमें पैनिक नहीं हुई गवर्नमेंट इस मामले पे कि जल्दबाजी में जिस तरह वो कह रहे हैं एज इट इज कर दिया जाए। अब इसमें लेकिन अगर हमने इसको टाइमली ना किया तो मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, वो तो फिर हमें नहीं दे रहे कर्जा, क्योंकि वो यहां से कह रहे हैं कि आप पहले आईएमएफ से क्लीन चिट तो ले लें। अच्छा, आईएमएफ के साथ मामलात तय पा गए हैं, और अच्छा। जो आईएमएफ की जो डिमांड थी, जो शराइत थी, ये आप ब्रेकिंग दे रहे हैं कि मामलात तय पा चुके हैं। मामलात तय पा चुके हैं। अब आगे उन्होंने अगला जो इजलास है Review उसमें में जस्ट हम कामयाब जाकर हो उन्होंने ये जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका जायजा होना है। ठीक है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लिया जा सकेगा। उस पे हुकूमत ये कह रही है कि गुज़िश्ता 2.5 बरस से हमने स्टेट बैंक से कोई कर्ज लिया ही नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा है कि हम इस पे कर्ज नहीं लेंगे, जाहिर है प्राइवेट बैंक्स की जानिब जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है और इसमें जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें ये तय करती है, और मॉनिटरी पॉलिसी में भी हुकूमत के लोग मौजूद होंगे, वफाकी हुकूमत इनके मेंबर्स को तैनात करती है। तो ये बहुत ज्यादा हाई क्रिएट की जा रही है। कंट्रोल में स्टेट बैंक नहीं जाएगा अगर हम उनकी ये शर्त पूरी करते भी हैं तो। हुकूमत की जो परेशानी पहले नजर आ रही थी कि आईएमएफ को बहुत ज्यादा शराइत रख रहा है, हुकूमत ने इस हवाले से काफी ज्यादा क्लैरिटी हासिल कर ली है, और अब हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि जो चीजें हमने इन बिलों में शामिल कर दी हैं, इस पे ना तो कोई खुदा ना खास्ता कोई मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी या कोई ऐसी चीज जो है वो कोई कंप्रोमाइज होगी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगी। पूरी क्लैरिटी के साथ वो जो बिल तैयार कर लिया है। अदिला, आपने कहा कि महंगाई उस तरह से नहीं होगी क्योंकि नए टैक्स नहीं लगेंगे, सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाया गया। ठीक है जी, बिल्कुल टैक्स नेट बढ़ाया गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आपने सुना होगा कि इन्होंने कहा कि ये जो वजीर खजाना साहब की एक स्टेटमेंट आपकी नजरों से गुजरी होगी, आज उनसे सवाल भी हुआ कि इसहाक डार साहब ने 60 अरब डॉलर का कैसे नुकसान पहुंचाया है। तो उन्होंने कहा कि ये डॉलर को जबरदस्ती एक जगह रोके रखने से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बुरी तरह मुतासिर हुई। लेकिन जो अब इस हुकूमत ने फ्री छोड़ दिया है वो भी तो कंट्रोलेबल नहीं है, वो 180 पे जाके टच कर रहा है। देखें हुआ क्या ना, वो अननेचुरल था। बिल्कुल उसका गला जब घूंटा गया, लेकिन आपकी बिल्कुल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नीचे आना भी... शुरू हो गई। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स जो आपसे पीछे थी वो आपसे आगे जाना शुरू हो गई। 60 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। असल में मसला ये है कि हमें भी तमाम चीजों का फौरी हल चाहिए ना। जो चीजें खामोश कातिल की तरह हमारी मईशत को नुकसान, 3 साल तो हो चुके हैं। नहीं तो 3-3.5 साल में जाहिर है हुकूमत ने अपनी लेकिन कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए। छोड़ी। बिल्कुल फ्री फॉल छोड़ देना आप समझते हैं कि यही हल है? वैसे इस पे जो माहिरीन मुआशियात हैं वो उनकी इस पे मुनकसिम राय है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूं, जो हमाद अजहर साहब ने बहुत अहम चीजों पर फोकस किया, वो ये था कि गैस के जखायर जो हैं मुल्क में वो रह गए हैं 10 साल के। 10 साल के गैस के जखायर रह गए हैं। 9% जैसे घर में गैस आती है, मुझे तो लग रहा है शायद अगले 1 महीने के लिए भी नहीं है गैस। इस साल तो वैसे कम होना नहीं शुरू हुई, ये तो हमेशा से ही चलता आ रहा है। आप ये देखें ना, पिछले कई सालों से ये चलता आ रहा है कि दिसंबर में, जनवरी में गैस घरों में यही सूरत हाल होती है। और आपको याद होगा जब सीएनजी स्टेशन पे किस तरह लाइनें लगा करती थी, फिर उनकी गैस बंद कर दी जाती थी, फिर उसके बाद घरों में क्या सूरत हाल होती थी। लेकिन उन्होंने बताया है कि मौजूदा हुकूमत में 25% सिर्फ इस हुकूमत में गैस के जखायर कम हुए हैं, और जिस तेजी से कम होते जा रहे हैं, अब एलएनजी के साथ इसको रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा एक मसला है कि एलएनजी जाहिर है इसके अल्टरनेट के तौर पे आप लाएं। वो 8 अरब रुपए की आप एलएनजी लाते हैं, लेकिन रिकवरी जो होती है 1 अरब रुपए की होती है। कानून ऐसा है। इसमें ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हुकूमत एक इसमें बिल लाने जा रही है जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस के नाम से है, और इसमें इस बिल में जो एलएनजी और कुदरती गैस को मिक्स करके जब लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इस वक्त मसला सबसे बड़ा क्या है कि एलएनजी कानून में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के तौर पे है, इसको गैस प्रोडक्ट में शामिल करना होगा। तो उसमें हुकूमत को नुकसान नहीं होगा उसमें, क्योंकि बाइंग तो उतनी होगी ना। नहीं, उसमें एक मसला ये है जो आपका सवाल भी है
कि लोकल गैस का बिल लेना पड़ता है। अभी कानून ऐसा है कि जो सार्फिन हैं उनसे आप सिर्फ लोकल गैस का बिल ले सकते हैं। अब इस कानून के जरिए इसमें तरमीम करके फिर वो जो बिल है वो बढ़ाया जा सकेगा। अभी जो एलएनजी दी जा रही है वो इंडस्ट्री से सिर्फ उस रेट पे उसको दी जा रही है। और अब इस वक्त की जो इदादो शुमार हैं बड़े हैरानकुन हैं कि 30% जो नेटवर्क है इस वक्त एलएनजी पे चल रहा है आपका गैस का, ठीक है, और 70% लोकल गैस पे है। लेकिन अगले 2 साल में हुकूमत का एस्टिमेट है ये 50-50 पे चला जाएगा कि यानी 50% लोकल गैस होगी, 50% एलएनजी, और 4 साल बाद 80 से 90% पाकिस्तान इंपोर्टेड गैस पर चला जाएगा। ये बहुत बड़ी अहम इदादो शुमार जो हैं ये हुकूमत की जानिब से शेयर किए गए हैं। ठीक है, यानी कि आपकी बात से समझ आ रही है कि एलएनजी चूंकि एक्सपेंसिव थी तो उसको उस पेट्रोलियम वाले सेगमेंट से निकाल के आप गैस वाले सेगमेंट में ऐड करें, जिसकी वजह से प्राइसेस पे इफेक्ट आएगा। और हाँ, उसमें स्लैब्स जो हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, लेकिन इसकी जो वेटेड एवरेज है ये आना शुरू हो जाएगी उसमें। और जाहिर है उसमें गैस की कीमतें, क्योंकि हमने जिस तरह बेदर्दी से गैस को इस्तेमाल किया है और जिस तरह इस कुदरती नेमत को हमने इसकी उस तरह कदर नहीं की। आप देखें घरों में चूल्हे जो हैं वो खुले छोड़ दिए जाते हैं, गीजर चलते रहते हैं, और यही हाल है कि मुफ्त में ये गैस तो हम मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं ये मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिन ममालिक में गैस की पैदावार बहुत ज्यादा भी है वहां भी इस तरह गैस का कॉन्सेप्ट जो है ये पाइपों के जरिए, बल्कि वहां पर सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और मकसद सिर्फ यही है। अभी जो नया कानून आ रहा है, इस नए कानून के बाद जाहिर है गैस की कीमतों में इजाफा होगा। और यानी कि जो ऑपोजिशन जिस वक्त शोर मचा रही है कि आईएमएफ के कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से महंगाई होगी और फिर हमें ऑब्वियसली मिनी बजट भी लाना पड़ा है, तो इन्हीं के बाद दुरुस्त है कि महंगाई होने जा रही है, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि हमने सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाया है, हमने एक्स्ट्रा टैक्स कोई नहीं लगाया। तो लेकिन आईएमएफ की शराइत भी तो है ना जो हमें पूरी करनी है। आईएमएफ की शराइत मैंने आपको बताया है कि ये जो 300 अरब रुपए के करीब ये जो टैक्स का 343 अरब रुपए है, इसमें से 280 तो एडजस्टेबल है, ये तो एडजस्ट हो जाएगा। तो एडजस्ट भी तो आवाम को ही भरना है ना। नहीं, एडजस्ट हो जाएगा से मुराद ये है कि ये रिफंडेबल है, आवाम को भरना है। उसने वो टैक्स नेट में जो आएगा वो क्लेम कर सकेगा, वो रिफंड क्लेम कर लेगा। ये तो एडवांस टैक्स की मद में डिडक्ट होगा, वो वापस मिल जाएगा। इससे कैसे महंगाई होगी? हाँ, इसमें तो खाने पीने की देखें, इसमें खाने पीने की जो चीजें हैं, इसमें इवन जो काश्तकारी से मुतालिक चीजें हैं, फर्टिलाइजर है, ट्रैक्टर है, पेस्टिसाइड है, खाने पीने की चीजें हैं, इसमें किसी चीज पे टैक्स नहीं लग रहा। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया पर और हमारे ऐवानों में, हमारे जो पार्लिमान है वहां पर वो लोग फिर खड़े होकर शोर मचाते हैं जी महंगाई होगी, फिर पैनिक भी होता है। और इसी तरह यही लगता है कि फिर ये मीडिया भी जाहिर है ये उनकी बातें सुन के यही समझना शुरू कर देता है, वही चीजें फिर चलनी शुरू हो जाती हैं, पता नहीं महंगाई हो जाएगी। ये सूरत हाल है कि इसका मकसद टैक्स कलेक्शन नहीं है, इसका मकसद डॉक्यूमेंटेशन है इकोनॉमी की। ठीक है, यानी कि मेरा क्वेश्चन इट्स स्टिल द सेम कि यानी कि महंगाई फिर होगी कि नहीं होगी, ये सादे अल्फाज में आवाम महंगाई में तो अगर गवर्नेंस के इश्यूज हुकूमत एड्रेस करती है, इसी तरह जब आईएमएफ के इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर पैनिक क्रिएट होता रहा, इसी तरह ये हेडलाइंस में चलता रहा, इतने टैक्स लग गए, तो हमारे मुल्क में बैड गवर्नेंस की वजह से और इस हाइप की वजह से महंगाई जरूर हो जाती है। लेकिन जिस मकसद के लिए ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इनका जो मकसद है वो डॉक्यूमेंटेशन है, ये एडजस्टेबल हैं, ये रिफंडेबल हैं। और महंगाई तो आपने देख ही लिया कि यहां पर जो अभी बड़ा अनफॉर्चुनेट जो आज की गुड न्यूज है वो ये है कि मुस्तकबिल में गैस बहरान से बचने के लिए हुकूमत जो नया कानून ला रही है, जिसमें एलएनजी और सुई गैस को मिक्स करके कुछ एक नया कोई वेरिएंट सा बनाया जा रहा है, उससे बिजली का बहरान खत्म हो सकता है। ये एक आज की अच्छी खबर रही है। उसके साथ साथ
एक और जो बहुत ज्यादा परसेप्शन फैल रही थी कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी खतरे में और स्टेट बैंक आईएमएफ के अंडर चला जाएगा, नुमाइंदे अपने ही होंगे, लेकिन स्टिल एक डर है। अब वो आगे ही हम देखेंगे, इन फ्यूचर पता चलेगा कि किस तरह चीजों को लेकर चलाया जा रहा है। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नहली खत्म करने के लिए दरखास्त को तैयार कर लिया गया है, इससे किसको फायदा होने जा रहा है और ये कौन कर रहा है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार का ताहयात नहली के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फैसला सामने है। आउट ऑफ नोवेयर ये कहां से फैसला हुआ है बार कोर्ट की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नहली को खत्म किया जाए, और इसके साथ साथ इसी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ताहयात नहली अगर खत्म हो जाती है तो इससे किस किस को फायदा होता है। अदील, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट बार ने जो ये फैसला किया है, जो एक दरखास्त तैयार कर रहे हैं जिसमें जो ताहयात नहली है उससे खात्मे के हवाले से बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी कोई नवीद मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला किया गया हो और फिर उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कोई नुमाइंदा जाए और उस फैसले के खिलाफ कोई दरखास्त दायर करे? ये भी एक बहुत हैरानकुन है कि जो जा रहे हैं बार के लोग इतने अहम आईनी मामले पर, उनका लोकस स्टैंड आई बनता है या नहीं, वो मुतासरा फ्रीक हैं या नहीं, क्योंकि इस दरख्वास्त का तो जो भी फैसला आए उससे अफेक्ट सिर्फ दो बंदे होंगे या बेनिफिशरी सिर्फ दो बंदे होंगे। एक हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और एक हैं जहांगीर तरीन साहब। और इसमें जो दरख्वास्त तैयार की गई है, जो अगले 1-2 दिन में दायर हो जाएगी, इसमें यह कहा गया है कि ताहयात नहली के असूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए, और आर्टिकल 184 और 99 की जो तशरीह है इसका मुतालबा किया गया है। और मौजूदा दौर में अभी जो रिसेंटली जो अभी डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं गुज़िश्ता चंद बरसों में, इसके हवाले से फिर उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो इन्हें सादिक और अमीन कहा गया कि जी ये सादिक और अमीन नहीं रहे, तो उसकी हद क्या है, क्योंकि आइन में तो ये चीज जो है वो इस तरह से नहीं लिखी हुई थी टाइम पीरियड, लेकिन इसमें अदालत 62(1)(f) की जो तशरीह है इससे मुताल्लिक उसने क्या फैसला दिया था, उसमें जस्टिस साकिब निसार साहब की सर जस्टिस अजमत सईद शेख साहब थे, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच था, और 10 समातें हुई थी इस केस की। और उसके बाद ये 14 फरवरी 2018 को ये जो फैसला जो महफूज हुआ था फिर इसको सुनाया गया। तो इसमें यह कहा गया था कि जो शख्स सादिक और अमीन ना हो, उसे आइन ताहयात नाहल करार देता है, और जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद है नाअहली रहेगी। यानी अदालत ने जब तक वो डिक्लेरेशन खत्म हो जाए अगर कि ये शख्स सादिक और अमीन नहीं रहा, तो उस वक्त तक अदालत ने तो ये कहा था ये रहेगी। फिर उसमें यह कहा था कि आइन के तहत ताहयात पाबंदी जो है ये किसी से ज्यादती या गैर माकूल बात नहीं, बल्कि उम्मीदवार की अहलियत पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अवामी जरूरत और मफाद में है। फिर इसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 62(1)(f) इसलिए है कि दयानतदार, सच्चे, काबिल एतबार और दाना अफराद अवामी नुमाइंदे बने। फिर इसमें यह भी कहा गया था कि आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पर होगा। और इसमें फिर यह कहा गया था कि इखलाकी जराइम भी 62(1)(f) के जुमरे में आते हैं, जबकि इखलाकी जराइम में धोखाधड़ी, एतमाद तोड़ना और बेईमानी शामिल हैं। और फिर इसमें यह भी कहा गया था इस फैसले में जो इसमें तशरीह की गई थी कि आर्टिकल 62(1)(f) में पार्लियामेंट ने मुद्दत का तयन नहीं किया, और आइन में जहां नाअहली की मुद्दत का तयन ना हो वहां नाअहली ताहयात समझी जाती है। अब यह तो नहीं है कि किसी को कहा जाए कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे तो जी एक खास टाइम के बाद वो शख्स जो है वो सादिक और अमीन हो जाए। तो जो आइन साज हैं, जब उन्होंने आइन बनाया था तो शायद यही इसकी जो स्पिरिट थी कि उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया ताकि वो लोग नुमाइंदे बने जो कि क्लियर हों, सादिक और अमीन भी हों,
यानी किसी को अगर कहा जाए कि जी आप सादिक और अमीन नहीं रहे, ठीक है, तो क्या जस्टिस वो एक खास टाइम के बाद सादिक और अमीन हो जाएगा? मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले बताइएगा, ये जो ताहयात नहल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ, क्या इसकी कोई नवीद पहले मिलती है? क्या इस तरह की मिसाल ऑलरेडी मौजूद है? क्या ये पॉसिबल है? हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा? जी सर, आपसे। हाँ, दोबारा सवाल मैंने सुना नहीं। सर, सवाल आपसे यह है कि ताहयात नाअहली के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट बार जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ, क्या इसकी पहले कोई नवीद मिलती है? क्या कोई मिसाल मौजूद है इस हवाले से? जी नहीं, कोई ऐसी मिसाल नहीं मौजूद, क्योंकि ये एक बड़ी अनयूजुअल चीज है। ठीक है कि मेरे ख्याल में हमारा एक आइन, एक मुनफरिद आइन है जहाँ पे इस किस्म की एक कोई प्रोविजन है। क्योंकि दुनिया जहान में आप जानती हैं कि सियासतदान जो हैं उनको कोई भी नहीं कह सकता कि वो सादिक और अमीन है, क्योंकि सियासत में तो आपको झूठ बोलना ही होता है। तो ये तो कोई कहना कि भाई सादिक अमीन सियासतदान मेंबर का असेंबली का मेंबर बनेगा, ये तो इम्पॉसिबल है। बासूरत ये हमारे आइन में मौजूद है और ये फैसला हुआ है, लेकिन कहीं और नजीर नहीं मिलेगी आपको। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट 62(1)(f) की तशरीह भी कर चुकी और आइन में ठीक है इसकी मुद्दत नहीं दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी तशरीह कर दी उसके बाद क्या इसमें मजीद तशरीह करवाना इसका मकसद आपको नजर आता है, या इसका मकसद ये है कि ये कोई ज्यादती है कि किसी शख्स को ताहयात इस हक से महरूम कर देना? क्योंकि अदालत तो बड़ा वाज़े कह चुकी है कि सादिक और अमीन अगर कोई शख्स नहीं है और आइन में भी अगर उसका टाइम नहीं दिया गया तो वो फिर वो ताहयात नाअहली है। देखिए, यहाँ पे इशू ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि एक शख्स 1 साल तक सादिक और अमीन है, 1 साल के बाद नहीं होगा, या 1 साल के बाद हो जाएगा। ये तो आप नहीं कह सकते ना कि 5 साल के बाद वो सादिक अमीन हो जाए। ये तो नहीं, सादिक अमीन अगर है या नहीं है, और दैट ये चीज है। तो अगर कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि एक आदमी सादिक और अमीन नहीं है, तो वो एक किस्म का ताहयात हो गया। लेकिन एक चीज आदमी को याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक मुसलमान मुल्क है और अल्लाह का कानून सबसे ऊपर है, और अल्लाह के कानून में ये मौजूद है कि आप तौबा कर सकते हैं अगर आपने बहुत बेइंतहा गुनाह किए हों। लेकिन अगर आप सिंसियरली तौबा कर देते हैं तो अल्लाह में आपको माफ कर देता है। ये तो हमारे आइन में है और हमारे कानून, इस्लामी कानून में है। तो अगर फर्ज किया कि किसी के खिलाफ ये एक फैसला हो गया कि वो सादिक और अमीन नहीं है, और अगर वो आकर के कोर्ट के सामने हल्फिया कहता है कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने गलतियां की हैं और अब मैं तौबा करता हूं और आइंदा मैं ऐसी हरकतें नहीं करूंगा, तो फिर कोर्ट के पास ये गुंजाइश है इस्लामी कानून के तहत कि उसको रिव्यू करे और उसको ये कहे कि हाँ ठीक है, ये शख्स, इसको हम अब एक्सेप्ट करते हैं कि वो अब सादिक अमीन हो सकता है। सर, इसमें ये बताइए कि ये तो फिर आइन में तरमीम नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आइनी मामला है और ठीक है उसमें एक अबहाम था और उस अबहाम की तशरीह कर दी गई, तो क्या ये मामला आपको 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम से होता भी मुस्तकबिल में नजर आ रहा है, या ये अदालतों ने ही तय करना है? देखिए, आइन में तो तरमीम नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगर कोई अमेंडमेंट लेके आएगा आइन में कि इसको कोई अमेंडमेंट की जाए इसके अंदर, तो वो मेरे ख्याल में कभी पास नहीं होगा वो बिल। तो वो तरमीम होना उसका नामुमकिन नजर आता है। खास तौर से जो मजहबी जमातें हैं वो तो इसके खिलाफ बिल्कुल खड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह तो नहीं, ये तो सिर्फ कोर्ट कह सकती है कि ठीक है ये है कानून, लेकिन अगर कोई शख्स तौबा कर लेता है और आके कोर्ट के सामने हल्फिया बयान देता है, तो उस सूरत में कोर्ट उसको रिकंसिडर कर सकती है। तो ये बताइए सर कि इसमें मुतासरा फरीक तो नहीं है, ज़ाहिर है बार, तो ये भी एक सवाल आगे जाकर उठ सकता है कि बार क्यों इसमें आ रही है और
उनका क्या इसमें कोई मुतासरा फ्रीक होना बनता है? ये तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गई ना एक किस्म की, वो उसकी इजाजत तो है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो वो उसके लिहाज से वो बाहर जा रही है। बार इज एक बॉडी है जो कि लॉयर्स की बॉडी है और उसको हक हासिल है कि वो कोर्ट के सामने जाए और एक इश्यू लेके जाए सामने, उसको रुकावट तो नहीं है कोई, तो अगर वो लेके जाती है तो ठीक है, वो पॉसिबल है, बट इट्स अ टेक्निकल इश्यू जो कि कोर्ट को डिसाइड करना है। वो कोर्ट डिसाइड करेगी जिस तरह से वो करे, लेकिन मेरी जो नजर में फैसला उसका जो मैंने आपको बता दिया जो होना। सर, नाअहली के बाद चूंकि कोई भी अवामी ओहदा आप रखते हों या किसी पार्टी का भी हेड हों तो वो खत्म हो जाता है, तो क्या अगर जिस तरह से भी आपने बताया कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपने पास्ट में जो भी किया आप उसकी माफी मांगते हैं, तो नाअहली का वो जो भी केस है वो खत्म हो जाएगा और वो शख्स दोबारा किसी भी अवामी ओहदे पर या किसी भी पार्टी को दोबारा हेड कर सकता है? जी, अगर तो कोर्ट ये फैसला करती है कि हाँ ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो हमारा पहला फैसला था वो अब हमने बदल दिया और अब इस शख्स को हमने कह दिया कि हाँ ठीक है, अब ये चूंकि इसने तौबा कर ली है जो कि इस्लामी कानून का हिस्सा है, तो इस वजह से अब ये अहल है। सर, इसमें भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो जजेस देखते हैं? वो हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट केस को सुनेगी तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रख सकती है। ठीक है। जैसे साहब ये बताइए कि अगर 5 रुकनी बेंच ने एक इस पे वाजे कर दिया, उसकी तशरीह कर दी, तो अब ये जो दरखास्त दायर होती है इसके लिए बड़ा बेंच जो है वो 5 रुकनी से बड़ा लार्जर बेंच जो है वो बनना पड़ेगा या इस पे पूरी अदालत जो है वो बैठेगी? ये क्या ऐसी कोई कानूनी जो है सूरत हाल? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बेंच, सुप्रीम कोर्ट की बेंच फैसला कर सकती है, लार्जर बेंच और शॉर्टर बेंच की बात नहीं है इसमें, तो कोई भी बेंच जो बैठेगी। अब ये अलग बात है कि बेंच खुद ये फैसला करे कि चूंकि ये फैसला 5 रुकनी बेंच ने किया था तो अब ज्यादा जजेस होने चाहिए, वो उनकी अपनी चीफ जस्टिस की अपनी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम का टाइम दिया और इसी हवाले से हमने डिटेल से भी डिस्कस किया। अदिल, इसके पॉलिटिकल की तरफ चले जाते हैं। अभी जैसे आपने डिस्कस किया कि ताहयात नाअहली अगर ख़त्म होती है, अगर इसको दोबारा से इस दरख्वास्त को सुना जाता है, तो 2 ही शख्सियात हैं जिनको रिलीफ अगर होता है कुछ पॉसिबिलिटी, तो 2 शख्सियात को रिलीफ मिल सकती है, तो तरीन साहब या तो नवाज शरीफ साहब। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद कोई पॉलिटिकली कोई चीज रिवाइव हो सकती है दोनों एस्पेक्ट में? खास करके अगर मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूं जो कि वो पार्टी के हेड थे, साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं, तो क्या पॉलिटिकली कोई चेंज आ सकता है इस हवाले से? देखिए, सबसे जो पहले इम्पोर्टेंट बात देखने की है कि अगर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है, ज़ाहिर जब ये दरख्वास्त दायर होगी तो अब से कुछ रोज़ बाद नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो आ चुके होंगे, और ये जो 5 रुकनी बेंच है बना था उसमें भी जनाब उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो उसका हिस्सा थे, और उन्होंने जो अक्सरीती फैसला था उन्होंने भी ये फैसला देने वाले जजेस में थे, और जिस दिन फैसला सुनाया गया था इन्होंने ही पढ़ के सुनाया था। जाहिर है मेरी नज़र में ये जो बार की दरख्वास्त है, ये जो तशरीह बार चाहती है, इसमें ये कोई इतना आसान नहीं होगा कि, और पहले तो जाहिर है उन्हें ठीक है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मामला चला जाएगा, अगर जिस तरह जस्टिस साहब कह रहे थे कि मुतासरा फ्रीक वाला मामला नहीं है, लेकिन इसमें जो फैसला दिया गया है वो जिन ग्राउंड्स पे दिया गया है, और इसमें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत की जो तशरीह के हवाले से कुरानी आयात और 18वीं तरामीम, मुख्तलिफ आईनी तरामीम का तज्जिया, अरकान पार्लियामेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का जो हवाला है वो दिया गया, पूरी ये ग्राउंड्स मौजूद हैं। और इसमें नाअहली के मामले पर जो 4 मुकदमात में जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पे रहनुमाई ली गई थी, और इसमें वो जो 4 फैसले थे मुख्तलिफ अरकान असम्बली के हवाले से, ये बनाम इलेक्शन कमीशन, उनके फैसले जो हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। और ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था और ये मुत्तफ़िका फैसला था, इसमें कोई इख्तलाफी नोट नहीं था, इसमें अलबत्ता एक इजाफी नोट अजमत शेख सईद साहब का जो था
वो इसमें मौजूद था। तो 5 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला जिसमें अदालत उसकी तशरीह कर चुकी है, उसकी जो ग्राउंड्स हैं वो मौजूद हैं। आपको लगता है कि रह चुका होगा जो सुप्रीम कोर्ट बार इस वक्त डिस्कस कर रही है? इसमें तो एक ही चीज नजर आती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ लेना है, इसके अलावा तो और कोई चीज समझ नहीं आती। और किसके लिए मिलेगा? तो जहांगीर तरीन साहब को भी मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट बार का नवाज शरीफ साहब से क्या लिंक है? असल में यही एक मसला है ना कि हमारे जो बार्स हैं, बहुत अच्छी बात है, आइन और कानून के रखवाले हैं ये लोग, और हमारी बार्स बहुत सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसमें भी आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे मामलात में तो खुद जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं, गुलजार साहब हैं, उन्होंने 1-2 दफा इस्तफसार भी किया कि इसमें बार का क्या काम है। लेकिन अब इस मामले को लेके जाया जा रहा है, ये भी बहुत हैरान कुन है कि एक केस उसका फैसला हो गया, उस केस पे नजरसानी हुई, नजरसानी मुस्तरद हो गई, उस केस में 62(1)F जो है उसकी तशरीह हो गई, 5 जज साहिबान इत्तेफाक राय से उस पर फैसला देते हैं। उसके बाद कई महीनों कई सालों के बाद जो है वो बार अचानक उठ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है, तो जाहिर है ये इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब ये अदालत लगेगी, और मेरे ख्याल में जब नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आ चुके होंगे और उस वक्त ये केस लग रहा होगा। कि इसको बहुत ज्यादा नून लीग खेलेगी इस इशू को, और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज लेने की तो फायदा नून लीग को है ना इस मामले पे। और नून लीग के जो अपने केसेस हैं, एक जानिब पनामा केस, दूसरी यानी वहां पर जो एहतसाब अदालत से मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पहुंचा हुआ है, वहां पर आकर तो वो अपने उसको टेक्निकल ग्राउंड पे डिले करते जा रहे हैं। ये मामला है कैपिटल FZD की बुनियाद पे जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उस कैपिटल FZD की बुनियाद पर डिस्क्वालिफिकेशन में जो कहा गया सादिक और अमीन नहीं है, क्योंकि जो करप्शन की बुनियाद पे डिस्क्वालिफिकेशन हुई उसका एक टाइम पीरियड है, उसमें दिया गया है, वो नैब के कवानीन उसमें मौजूद हैं। लेकिन ये करार देना कि हो सकता है कि क्योंकि वीजा एक्सटेंशन नहीं मिल रही, तो क्या पर थोड़े से ग्राउंड्स बना रहे हो? नहीं, वीजा एक्सटेंशन तो अल्टीमेटली वहां पर कितना, अनलेस के कोई पॉलिटिकल असाइलम वहां पर मियां साहब ना ले लें, बाकी कितना वहां पर वीजा अपना एक्सटेंड करा सकेंगे। अल्टीमेटली उनको आना तो है वापस, ठीक है, और उन्हें पता भी है, और उसके लिए वो ग्राउंड भी बनाने की कोशिश की जाती रही। ठीक है नाजरीन, अब ब्रेक का टाइम है। अब ब्रेक के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इन तब्दीली के लिए जरदारी साहब पुरउम्मीद हैं। ऐसा क्या हुआ है कि उनको लग रहा है कि इन हाउस तब्दीली हो सकती है और सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर भी होगा। और इसके साथ साथ बात करेंगे नाजरीन, जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने इस हवाले से क्या बात की है, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पर ताहयात नहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट दोबारा से जा रही है कि ताहयात नहली को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हुकूमत ने भी एक प्लान तैयार किया है कि किस तरह से शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जाना है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब गारंटर के तौर पर थे कि जो कुछ भी हुआ, जब भी नवाज शरीफ साहब ठीक होंगे तो वो वतन वापस आएंगे। एज ए गारंटर के तौर पर शहबाज शरीफ साहब सामने आए थे, लेकिन अब चूंकि विफाकी हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक हैं और नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, लेकिन इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब कुछ कह नहीं रहे। तो इस वक्त हुकूमत ने फैसला किया है, इसी प्रोग्राम में हमने ब्रेकिंग भी आपको दी थी कि हुकूमत इस वक्त प्लान तैयार कर रही है किस तरह से हाई कमीशन के एक डेलीगेशन को नवाज शरीफ की तरफ भेजा भी जाएगा, जो कि तमाम एक्टिविटीज भी नोट करेंगे। और उसके साथ साथ हुकूमत इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट भी जा रही है कि किस तरह से हम यहाँ पर जो जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, उनका रुजू करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ खुला मखुल्ला फ्रॉड करके बाहर गए हैं और मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान और कानून का मजाक भी उड़ा रहे हैं। अदील, आप क्या समझते हैं जो स्टेप इस वक्त हुकूमत लेने जा रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ, चूंकि वो गारंटर के तौर पर सामने आए थे, लेकिन अभी चूंकि नवाज शरीफ साहब का कोई चेकअप भी नहीं चल रहा है और वो बिल्कुल दुरुस्त सेहत में है और वो वापस भी नहीं आ रहे, वीजा की एक्सटेंशन भी खत्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल ही इज नॉट कमिंग बैक। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत का इकदाम क्या, क्योंकि बहुत टाइम से हुकूमत प्लान्स तो बना रही है लेकिन इंप्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पा रही है?
वैसे तो सिद्दीक जान साहब अगर हमारे साथ हों तो सिद्दीक जान साहब से भी इस पे अपडेट अभी लें, क्योंकि उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्दीक जान साहब की ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग मुसलसल 2-3 बैक टू बैक ब्रेकिंग सिद्दीक जान साहब ने इस पे दी थी। तो बुनियादी तौर पे तो देखिए, एक सवाल तो अपनी जगह मौजूद है ना, ठीक है, हुकूमत अपने जो अपोजिशन लीडर जो हैं उनके साथ कन्फ्रंट करने जा रही है, उन पर प्रेशर बढ़ाने जा रही है, और लेकिन सवाल तो अपनी जगह मौजूद है ना कि 50 रुपए के स्टाम्प पर ये यकीन दहानी करवा कर एक मुजरिम, एक इश्तिहारी मुजरिम जो हैं वो आईने पाकिस्तान की हदूद से बाहर चले गए। सिस्टम जो है वो मुंह देखता रह गया। वो इस अंदाज में गए कि वो सिस्टम का मुंह चिढ़ाने वाली बात है, लेकिन वो चले गए। उसके बाद किसी ने, यही हुकूमत कहाँ थी इतने महीने, अभी अचानक क्यों याद आ गया? उस वक्त कानून की पासदारी, 50 रुपए के स्टाम्प की अहमियत या अदालत को दिए गए बयान हल्फी की जो अहमियत है वो अब जाकर याद आई है। मसला ये है कि हर मामले को हर जमात जो है वो पॉलिटिकली हैंडल कर रही है, वो कानून के लिए नहीं को कर रहा। तो ये शहबाज शरीफ साहब की सियासी तौर पर बाजू मरोड़ने के लिए केस है उनके लिए, तो इसमें एक हुकूमत का स्ट्रॉन्ग केस है, और हुकूमत का जो स्ट्रॉन्ग केस है उसमें शहबाज शरीफ साहब को उसमें बताना तो होगा, लेकिन उससे पहले कुछ लवाजमात ऐसे हैं जो हुकूमत को भी पूरे करने हैं। हुकूमत को बताना है कि वो जो ऑर्डर में ये चीज़ें लिखी थी या जो चीज़ें बयान हल्फी का हिस्सा बनाई गई थी, फिर वहाँ से बरतानिया में हमारे हाई कमीशन के लोगों ने जाना था, चेक करना था, उनको मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवाई जानी थी। तो हुकूमत ने भी क्या अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, या ये अचानक अदालत चले जाएंगे? इनसे भी पूछा जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने शरीफ फैमिली से राब्ता किया है। वो अलग बात है कि उन्होंने आगे से कोई रिपोर्ट, किसी भी किस्म की रिपोर्ट शेयर करने से इनकार किया, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से प्लानिंग कर रही है। लेकिन क्या ये प्लानिंग किस स्टेज तक है या इम्प्लीमेंटेशन के मराहिल में भी जा रहा है, ये एक अलग क्वेश्चन है। इसमें एक चीज हो सकती है कि देखें, शहबाज शरीफ साहब ने चूंकि बयान हल्फी दिया है, शहबाज शरीफ साहब को गलत बयान हल्फी देने पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते। देखते हैं कि इस मामले को अब हुकूमत किस तरह से प्रेजेंट करती है कि क्या शहबाज शरीफ साहब का जो बयान हल्फी है वो गलत बयानी करने पर सादिक और अमीन नहीं रहे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो, जो नवाज शरीफ साहब तो पहले डिस्क्वालीफाइड हैं, उनका तो मामला अलग से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के मामले पे हुकूमत जितनी संजीदगी दिखा रही है, लगता तो यही है कि एक नई कानूनी जंग शुरू होने जा रही है। देखते हैं अब। लेकिन हुकूमत यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी करती है, इल्जाम लगाती है कि लाहौर हाई कोर्ट जितना रिलीफ नून लीग को दे सकती है, जिस भी एस्पेक्ट में वो देती है, तो जहां से ये एक्सपेक्टेशंस हो कि यहाँ से रिलीफ मिल सकता है, तो वहां पर जाना क्या दुरुस्त रहेगा हुकूमत के लिए? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने तो अदालतें तो ये कहती हैं ना कि हमने तो नहीं भेजा, हुकूमत ने कहा, वहां हुकूमत का नुमाइंदा जो पेश होता है वो जाकर कोई नरमी दिखाता है और उस केस को कंटेस्ट नहीं करता, या कहते हैं ठीक है जी इन्हें जाने दें, तो अदालत जो है वो खुद से कोई खुदा ना खास्ता कोई गैर कानूनी तरीके से तो नहीं भिजवाती ना। अदालत ने में तो सारे जो प्रोसीजर हैं वो फॉलो होते हैं, उसके बाद वो भिजवाया जाता है। और लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऐसे ही किया। ये जो लोग कहते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने कोई इस तरह रिलीफ, उसमें उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे और ये तनकीद हो रही थी कि जी भिजवा दिया गया मियां नवाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने ये चीज वाजे की थी कि ये हुकूमत ने अदालत में जाकर कहा था, उसके बाद ये गए। तो अब बहुत सारी चीजों की तहकीकात होनी चाहिए ना, कि वो जो सैंपल लिए गए, किस तरह सिस्टम को चीट किया गया, वो सैंपल देने वाला कौन था, वो डॉक्टर अदनान साहब जो हैं उनसे पूछेंगे, फिर वो आ जाएंगे मेरा ख्याल है सीन पर, जो सूरत लग रही है जैसा तो वो आना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अदील, जहां पर ये हैपनिंग्स हो रही है, वहीं पर जरदारी साहब ने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो ये कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली आने वाली है, और वो इस हवाले से बहुत पुरुमीद भी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि इनसे हुकूमत नहीं चलेगी, और कुछ दिनों पहले उन्होंने फॉर्मूला मांगने वाली बात भी की है कि मुझसे फॉर्मूला मांगा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब इतना इन हाउस तब्दीली के लिए पुरुमीद क्यों है? क्यों इतनी ऑपोजिशन बैठकें कर रही है? कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही। अच्छा,
इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये जो कहा जा रहा है ना जी कि इनको शायद अगले चंद महीनों में कोई इन हाउस तब्दीली ला के, इन हाउस तब्दीली कैसे आएगी? मुझे एक बात बताएं, क्या इन हाउस तब्दीली चलें जी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी नए चेहरे ने मिसाल के तौर पर सामने आना है, क्या कोई ऐसा आ सकता है? आ ही नहीं सकता। 63A के जो डिफेक्शन क्लॉज है उसके तहत ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा। अब आ जाते हैं दूसरी साइड से, क्या अपोजिशन से कोई आ जाएगा? मैं अक्सर कहा करता हूं कि इमरान खान साहब को हुकूमत आती है या नहीं आती, लेकिन अपोजिशन उनसे अच्छी इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या कोई चला पाएगा ऐवान को? और इस वक्त इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा रिलीफ क्या होगा कि मुश्किल में फंसी हुई हुकूमत को इस अंदाज में घर भेज दिया जाए ताकि वो अपनी कोई नाकामियां, वो सियासी शहीद करने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब की इतनी गैर मकबूलियत है, इमरान खान साहब जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, इस पर तो खुशियां मनानी चाहिए PMLN को, इस पे तो खुशी मनानी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और उनको कहना चाहिए कि इनको वक्त पूरा करने दें, ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे। 3.5 सालों में हो चुके हैं, मजीद आगे साल 1.5 साल में हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में खुद ही इलेक्ट ना करे। तो ये बेचैनी अगर इन हाउस तब्दीली की बातें जो अपोजिशन की जानिब से की जाती हैं, मुझे तो बहरहाल कोई इन हाउस तब्दीली ना नजर आ रही है और ना ही, और आज तो जरदारी साहब ने ये कह भी दिया कि PDM में दोबारा शमूलियत के हवाले से उन्होंने तासुर रद्द कर दिया, और PDM तो खुद तितर बितर हुई हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निकलने के बाद। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम जो बाकी जमातें हैं अगर वो हमारे साथ नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो ANP है, लेकिन हम उनको कंसिडर ऑपोजिशन ही करते हैं, ऑल्दो वो है भी ऑपोजिशन, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको ये कह दिया कि दरवाजे खुले हैं, जब भी आना आप आ सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि देख लेते हैं ना, जिस तरह वो कह रहे थे ना जी कि अभी वो हो गया, अभी ये भी देख लेते हैं कि कौन सी इन हाउस तब्दीली आने जा रही है जी, कौन सी आने वाली है। और पीपल्स पार्टी ने फरवरी में इस वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया हुआ है, भी देखना है कि वो कामयाब होता है या PDM का जो 23 मार्च का जलसा है वो कामयाब होता है कि नहीं होता। बहुत सारी चीजें, सियासी हैपनिंग्स दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे तो तेज भी होती जा रही है। चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो अब देखना ये, जैसे सदीक अक्सर कहा करते हैं कि अगले जो इलेक्शंस हैं वो ऑडियो और वीडियो क्लिप्स पे होंगे, तो वो भी अब एक देखने वाली चीज है कि क्या और कैसे होते। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।